Hello everyone, this is Shoaib Aftab, NEET 2020 All India Rank 1, currently intern at AIIMS New Delhi. सो यार अब नीट एग्जाम में बस 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। आखिरी के 100 दिन जो मोस्ट गेम चेंजर दिन होते हैं, आखिरी के 100 दिन, ये दिन में आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो ये आपका डिसाइड करेगा कि इस साल आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ, एक फाइनल गेम प्लान है कि आपको अपना बेस्ट दे देना है एंड आप अभी किसी भी प्रिपरेशन स्टेट में हो, आप जो है नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर आपने ये चीज़ डिलीजेंटली फॉलो कर लिया। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जहाँ पे 3 मंथ में भी नीट का सिलेक्शन निकला है। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक उनके कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो रखी होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, बट फिर भी लास्ट के 3 मंथ्स में बिल्कुल डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने से, बिल्कुल हाई यील्ड चीज़ें, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के, फोकस्ड होके, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप जो है सिलेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं यार ये तो नहीं कह सकता कि आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो भी इस चीज़ को जो मैं बताऊंगा उसे वो डिलीजेंटली पूरा फॉलो कर ले, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी एक बार फटाफट ओवरव्यू देता हूँ कितना टाइम बचा हुआ है। जैन में 8 दिन का बचा हुआ है, फेब और मार्च अप्रैल पूरा जो है आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, मई में 4 अगर एग्जाम है तो मई के 3 दिन और। ठीक है, तो टोटल आपके पास 100 दिन जो है लगभग आपका बचा हुआ है। सो यार बहुत सिंपल मेथड है जो मैंने फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन टाइम पे, चेकलिस्ट मेथड और टाइम टेबल मेथड। चेकलिस्ट मेथड का क्या मतलब है यार, आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हर चीज़ की चेकलिस्ट होनी चाहिए, पर्टिकुलरली हाई यील्ड चीज़ों की, पर्टिकुलरली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों की चेकलिस्ट होनी चाहिए। आप जो है चीज़ों को टिक कर पाओ कि हाँ मेरी ये चीज़ें जो है कंप्लीट हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है क्योंकि टाइम कम होता है, तो हमें ये नहीं पता कि वो जो कम टाइम है वो हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हमें जो टाइम है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि वो हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर दिलाए। यहाँ पे हमें फालतू जगह टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, चैप्टर चेकलिस्ट होनी चाहिए विथ रिविजन। यानी आप चैप्टर्स में जो है, अगर आप अपने एनसीईआरटी के इंडेक्स पेज पे भी टिक करते हो तो आपके पास वो चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हाँ ये चैप्टर्स हैं, ये मैंने इतनी बार पढ़ लिया है और ये मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया है। ठीक है, देन हाई वेटेज चैप्टर्स, उसके अंदर भी हाई वेटेज टॉपिक्स। ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। मैंने हाई वेटेज चैप्टर की वीडियो रिसेंटली बनाई थी, वो जरूर देखना। हाई वेटेज टॉपिक्स की भी मैं बनाता रहूंगा, फिजिक्स की अलग बनाऊंगा, केमिस्ट्री की बनाऊंगा, बायो की बनाऊंगा। जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जिसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने वो वाली वीडियोस मेरी देखी होगी जो दीज आर एक्सपेक्टेड 20 to 25 फिजिक्स क्वेश्चंस, दीज आर एक्सपेक्टेड 20 to 25 केमिस्ट्री क्वेश्चंस। तो इस टाइप से हाई वेटेज टॉपिक्स की भी लिस्ट आपके पास है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब आप जो है उसको टिक करते जाओ कि हाँ ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये हो गया, ये हो गया। मॉक टेस्ट की चेकलिस्ट होनी चाहिए कि भाई सिलेबस कवर हो रहा है। उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगा आप क्या कर सकते हो। बहुत एक अच्छा रिसोर्स है जिसमें बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है जो आपको सारा कवर कर रहा होगा सिलेबस। फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी चेकलिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना यार, कोचिंग में हमारा जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम एनसीईआरटी को इतना प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। फिजिक्स में हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देखते हैं, फॉर्मूला ज़्यादा देखते हैं और न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम, हम ऑर्गेनिक के रिएक्शंस देख रहे होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी कहीं ना कहीं कोचिंग वाले पार्ट में थोड़ा सा मिस आउट हो रहा होता है। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी चेकलिस्ट जरूर कि हाँ आप उसको मार्क करते जाओ कि हाँ ये मेरा हो गया। डाउट, टफ और मिस्टेक्स, जो भी क्वेश्चंस डाउट में आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस टफ लगे आपको, जो भी क्वेश्चंस में आपने मिस्टेक्स किया, चाहे वो मॉक टेस्ट के अंदर भी क्यों ना हो, उसको रिव्यू करना है, मिस्टेक बुक रख सकते हो। और वीक एरियाज की चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये मेरे वीक एरियाज है। हर मॉक टेस्ट के बाद आप वीक एरियाज की लिस्ट बनाओ, उस पर चेकलिस्ट करो कि हाँ ये टिक डन, ये टिक डन, ये हो गया। ठीक है, अब यार टाइम टेबल कौन सा फॉलो करना है, तो बहुत अच्छा रिसोर्स है। सो यार आपको पता है अभी प्रीवियसली जो मेमो नीट ने क्या किया था, अभी 4 मंथ का जो है न्यू ईयर स्टडी प्लानर रिलीज किया था, जो न्यू ईयर पर रिलीज हुआ था, मैंने भी आपको बताया था। यहाँ पर ये प्लानर स्टूडेंट को इतना पसंद इसलिए आया क्योंकि यार देखो काफी सिंपल था, काफी रियलिस्टिक था, 8 आवर्स का प्लानर था, लिमिटेड चैप्टर्स थे, छोटे छोटे पार्ट टेस्ट थे। एंड जिन लोगों ने भी इसको मिस आउट कर दिया उन्होंने अब रिलीज किया यार संक्रांति प्लानर। ये जो संक्रांति प्लानर, ये 3 मंथ्स का प्लानर है, वो अभी से ही जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेरे हाथ में देखोगे अगर आप, तो ये प्रिंटेड जो है ये प्लानर मेरे हाथ में रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। सर अगर आप देखोगे तो ये जो प्लानर है, मैं इसके अंदर आपको डिटेल्स एक बार दिखाता हूँ। जैसे इसमें क्या खास क्या बात है यार कि ये जो है आपको कंप्लीट करवाएगा 18 टेस्ट। ठीक है, 18 टेस्ट कंप्लीट करवाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर। और ये जो 18 टेस्ट होंगे ना, ये ऐसे होंगे कि 10 तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे, लेकिन ये जो है 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे, लेकिन ये 10 फुल लेंथ टेस्ट से पहले 8 जो है क्यूमुलेटिव टेस्ट हो रहे होंगे। खास बात क्या है यार, ये प्लानर जो है इसमें जो टाइमिंग्स है ये 4 PM के बाद से स्टार्ट होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रीड आउट करके बताता हूँ ये प्लानर। जैसे अगर आप देखोगे
तो जैसे यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हमारा जो स्टार्ट है वो Jan 22 से यहाँ पे स्टार्ट है। अगर आप देखोगे ढंग से तो जो डे 1 का प्लानर है, ठीक है ना, अगर मैं आपको डे 1 का प्लानर दिखाऊं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो भी लिविंग वर्ल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग मेंशन्ड है एग्जैक्टली, उसके अंदर का टास्क मेंशन्ड है कि कौन सा चैप्टर आप कर रहे हो और वो चैप्टर आपको मेमोनीट ऐप के कौन से फीचर से करना है वो भी मेंशन्ड है। यानी कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायो ही करनी है और वो भी कौन से चैप्टर की करनी है, लिविंग वर्ल्ड की करनी है, ठीक है यार। सो बिल्कुल एकदम डिटेल में मेंशन्ड है। उसके बाद आपको ब्रेक मिल रहा है, फिर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये बोलना क्या चाह रहा है कि ये आपको टास्क देता है एग्जैक्टली, सब्जेक्ट बताता है, टॉपिक बता देता है, तो आपको खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है। एंड क्योंकि यार ये 4 PM के बाद स्टार्ट हो रहा है तो जो स्कूल जा रहा है, जो स्टूडेंट या कोई कोचिंग जा रहा है तो वो भी इसे इजीली फॉलो कर सकता है। अब यार ये 8 क्यूमुलेटिव टेस्ट है क्या? 8 क्यूमुलेटिव टेस्ट ये हैं कि लेट से पहले टेस्ट के लिए मैंने 5 चैप्टर पढ़े हैं, 5 चैप्टर सिलेबस में है। अगला जो क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा उसमें अगले 5 चैप्टर और पिछले टेस्ट के 5 चैप्टर दोनों का कंबाइंड सिलेबस आएगा, जिससे आपका रिवीजन हो रहा होगा। इस तरीके से जैसे जैसे क्यूमुलेटिव टेस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो यार यहाँ पे आप जो है टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हो। यहाँ पर जो है बीपीटी वाला जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव बीपीटी 1 एंड बीपीटी 2 सिलेबस। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो भी इसी तरीके से बिल्कुल प्लान्ड है। सिर्फ ये नहीं यार, मेमोनीट का जो टेस्ट है, जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, जिसके टेस्ट आप यहाँ पे अपेयर कर रहे होंगे, उसका स्ट्राइक रेट इतना हाई है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बॉटनी के अंदर सेक्शन ए में 29 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे, ठीक है। देन सेक्शन बी में 14 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, ठीक है। जूलॉजी में सेक्शन ए में 35 में से 35 क्वेश्चन इनके टेस्ट से आए हुए थे। सेक्शन बी में 12 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस इनके टेस्ट से आए हुए थे। केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 32 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस इनके टेस्ट से आए हुए थे। सेक्शन बी में 12 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस इनके टेस्ट से आए हुए थे। फिजिक्स के अंदर सेक्शन ए 34 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 एंड सेक्शन बी में 12 आउट ऑफ 15। तो आप इनका पूरा प्रूफ डॉक्यूमेंट भी चेकआउट कर सकते हो। फीचर्स एंड ऑल यार आपको पता ही है, फीचर्स जो है सारे फीचर्स को जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दिखाया था, देन यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको शेड्यूल के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जो है यहाँ पे सॉल्व करवाया गया है, ठीक है। देन अगर आप आगे देखोगे तो जो रिवीजन टैब है, ठीक है, रिवीजन टैब है उसको यूज़ किया गया है पीवाईक्यूज़ के लिए, ठीक है। देन अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे पीवाईक्यूज़, ठीक है, पीवाईक्यूज़ हो गए, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। सारे फीचर्स को जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, तो मेमोनीट ऐप के जितने भी अमेजिंग फीचर्स हैं उन सबको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया इसी शेड्यूल के अंदर, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। सो यार मैं बाकी लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सर अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट पे कि यार टाइम टेबल, जो अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया बहुत बढ़िया, ये टाइम टेबल जैसा कि टाइम टेबल था वैसा ही अगर आप खुद भी बनाते हो तो फिर उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो रिविजन टाइम होना चाहिए जैसा कि इसमें था, मॉक टेस्ट और एनालिसिस का आपके पास टाइम होना चाहिए, बैकलॉग के लिए आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए, थोड़ा वीक एरियाज के लिए टाइम होना चाहिए। आप 12 आवर्स टोटल स्टडी टाइम दो, ठीक है, उतना आपके लिए काफ़ी है। उतने का ही शेड्यूल बनाओ, उतने का ही प्लान करो, ठीक है। देन अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ, सो यार रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हो, कि यार ये रिसोर्सेज ही आपके गेम चेंज कर देगा अगर आपने एग्जैक्टली सही रिसोर्स फॉलो करके उसको सही नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज किया, ठीक है। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी आपने एक बार पढ़ तो लिया, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी बता रखा है। जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, ठीक है। एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, लेकिन आप उस चीज़ को टेस्ट कैसे करोगे? आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ तीनों के लिए एप्लीकेबल है यार। पहले सिर्फ बायो के लिए बोलते थे हम, पहले सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए बोलते थे, लेकिन अब हम इसको तीनों के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, ठीक है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ यार एग्जाम्पल्स पे। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स है, एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हो गए, वो सब आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है ये कॉमन है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसके अंदर कुछ भी दिया हो, आपको एनसीईआरटी के अंदर का पूरा मटेरियल थ्रू एंड थ्रू आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता है बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स में भी आने वाले हैं, केमिस्ट्री में भी आने वाले हैं, इनऑर्गेनिक में भी आने वाले हैं, ऑर्गेनिक में भी आने वाले, इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी एग्जाम्पल, कहीं भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, कहीं भी कोई ग्राफ आ रहा है, कहीं पे भी कोई टेबल आ रहा है, कोई चार्ट आ रहा है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे आने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो
और भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी पीवाईटी, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कहते हैं, जो हाई टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, कि यार ये पीवाईक्यू इस टॉपिक से आ रखा है, एग्जैक्ट पीवाईक्यू नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो वो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की क्वेश्चन आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है। आप उसके लिए कोई ऐप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास अच्छा बुक है, अच्छा रिसोर्स है, उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने अभी मेमो बताया उसमें भी आप जो चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक रिसोर्स बहुत कॉमन है, बहुत यूज़फुल होने वाली है, वो है हैंडबुक। यार इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, मैंने अपने लास्ट के, आप नहीं मानोगे बट 5 से 6 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ हैंडबुक से फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवाइज किया, ठीक है। हैंडबुक के अंदर ही एक पेज नोट्स का रहता था, नोट्स में मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी मुझे ऐड ऑन करनी होती थी मैं वो कर लेता था। हैंडबुक अगर आप करते हो, अगर हैंडबुक के अंदर नोट्स वाले सेक्शन में आपने सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रखी है, तो वो रिवीजन का इतना अच्छा रिसोर्स बन जाता है कि आपको फिर से नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हैंडबुक में होता क्या है बेसिकली, 1 या 2 पेज के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे रिलेवेंट चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। ये हैंडबुक यार अगर आपको मिल रही है बहुत बढ़िया, मार्केट में परचेज कर लो, नहीं मिल रही है मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, उसके डॉक्यूमेंट सेक्शन पे चले जाओ, आपको सारी हैंडबुक्स मिल जाएगी, सारे चैप्टर वाइज जो है मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो वो आपको फॉलो करना है। देन हैंडबुक के अंदर आपको सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा, फॉर्मूले सारे दिए होते हैं, इनऑर्गेनिक में काम आएगा, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, कोऑर्डिनेशन हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, सब कुछ उसमें दे रखा है, सारे ट्रेंड्स वगैरह दे रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, कोई भी ऑर्डर होता है जितने भी इनऑर्गेनिक में ऑर्डर विथ एक्सेप्शंस सारे दे रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी नेम रिएक्शंस हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एक्सेप्शंस, सब कुछ उसमें दे रखा है। हैंडबुक बहुत अच्छा रिसोर्स है यार, रिवीजन के लिए उसका फुल यूज़ लो और उसको बस विथ एनसीईआरटी करते रहो, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी प्लस हैंडबुक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बाकी क्या कर सकते हो, डीपीपी अगर आपने बहुत अच्छे सॉल्व कर रखी है, आपको रिवाइज करना है, बहुत बढ़िया, जो मैंने यहाँ पे बताया था, डाउट टफ मिस्टेक्स, डीपीपी के अंदर डाउट क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, मिस्टेक वाले क्वेश्चन कर डालो, कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आपने पहले से मार्क कर रखा हो कर डालो, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी सेम, मॉक टेस्ट रिव्यू करो, मॉक टेस्ट एनालाइज करो, अपने वीक एरियाज को पता करते रहो, वीक एरियाज की चेकलिस्ट बनाओ, उस पर टिक करते जाओ कि हाँ ये मेरे वीक एरियाज है, ये मैंने 2 बार कर लिया, ये मेरे वीक एरिया मैंने 3 बार कर लिया, बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। मॉड्यूल आपने सॉल्व कर रखा है, सेम अप्रोच एज डीपीपीज, आप डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि यार ये क्वेश्चन ना मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। सो यार इस टाइप से आपको अप्रोच लेना है, मोटिवेटेड रहना यार। लास्ट के 3 महीने ना, अब काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते कि यार ये 3 महीने 4 महीने वीडियोस बनाने का क्या पॉइंट है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं 4 महीने पे और 3 महीने पे ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला, बट हाँ यार चेंज है, डेफिनेटली चेंज है। एक माइंडसेट में बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है, जब आपको पता है कि यार सिर्फ 3 महीने बचे हैं, प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक फिक्स्ड डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे जैसे आपको टाइम कम होता जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ यार, फिर से बता रहा हूँ, हाई वेटेज और हाई यील्ड पे चुपचाप फोकस करो, मॉक टेस्ट दे दे करके अपने वीक एरियाज को पता करते जाओ, बहुत अच्छा तरीका है। हाई यील्ड और हाई वेटेज पे फोकस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि हाँ यार मेजॉरिटी चीज़ें तो मुझे आती है। मॉक टेस्ट के थ्रू गलतियों को एलिमिनेट करते जाओगे, वीक एरियाज पे काम करते जाओगे, आपको पता रहेगा कि यार मेजॉरिटी तो आती है, जो नहीं आता है, जो हाँ जहाँ पे गलती हो रही है उसको भी मैं दूर कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा जो बूस्ट करने वाला है कि यार जो आना चाहिए वो आता है, जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि आप जो है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन ट्रैक पे जा रहे हो। सो यार जस्ट बी मोटिवेटेड, है ना, अपने आप को शांत रखो, लास्ट के 100 डेज है, फुल एफर्ट्स लगाओ, बिना डरे यार, बिना किसी एंग्जाइटी के, माइंड को शांत करके कंसिस्टेंटली बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट देते रहो, एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।